गुड मॉर्निंग बच्चों। सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे, होना भी चाहिए। हम लोग आज बात करेंगे इतिहास की उस कहानी को, इतिहास की उस परिघटना को, उस हादसा को जब वहां से हमारा देश कृषि प्रधान, कृषि क्षेत्र में पराधीनता शुरू हो गई थी। जी हाँ, हम इतिहास के आज चंपारण चंपारण की धरती की बात कर रहे हैं। चंपारण की बात कर रहे हैं हम लोग। तो चंपारण आंदोलन क्या था? हम लोग चंपारण सत्याग्रह क्या चर्चा करेंगे। जो 1917 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। आज हम चंपारण की गाथा को सुनाने जा रहे हैं, चंपारण की सत्याग्रह को बताने जा रहे हैं। आप लोग को पता होगा कि यह सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के जीवन का प्रथम सत्याग्रह था। महात्मा गांधी जी के जीवन का प्रथम आंदोलन था। वास्तव में महात्मा गांधी जी की जो आगमन हुई थी वह 1915 में हुई थी। वह दक्षिण अफ्रीका से 1915 भारत आए थे। भारत में 1915 में आए थे। उसे लाने वाला कौन था? उसे क्यों आना पड़ा उन्हें? हम एक एक चीज पर चर्चा करेंगे। सत्याग्रह क्या था? आखिर गांधी जी चंपारण में सत्याग्रह क्यों किए? क्या कारण था? तो इन सभी किरदारों में एक किरदार उभरता हुआ नजर आ रहा है, जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल। जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल, जो किसानों का दर्द को समझा, किसानों की स्थिति को समझा। 1915 की दशक की बात कर रहे हैं हम, जब चंपारण में जमींदारों के द्वारा किसानों को शोषण किया जा रहा था। अंग्रेजी बागान मालिकों के द्वारा किसानों पर अत्याचार किया जा रहा था। उस असहाय अवस्था में, उस परिस्थिति को देखकर राजकुमार शुक्ल गांधी जी को खत लिखते हैं। गांधी जी को खत लिखे। गांधी जी के पास खत गया, देखा, परखा, परंतु उन चीजों पर ध्यान नहीं दिए। पुनः राजकुमार शुक्ल दोबारा गांधी जी को खत लिखते हैं। गांधी जी पुनः देखे। जब राजकुमार शुक्ल तीसरा बार खत लिखते हैं तो गांधी जी सोचते हैं आखिर बात क्या है, बार बार भारत बुलाने क्या वजह क्या है? क्योंकि उससे पहले गांधी जी के जीवन में आंदोलन की कोई चर्चा थी ही नहीं, जबकि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाने के समय में रंगभेद से गुजरना पड़ा था। वह रंगभेद जहां नस्ल के आधार पर, चमड़ा के आधार पर भेदभाव किया जाता था। एक बार तो गांधी जी को ट्रेन से भी नस्लों के कारण निकाला दिया गया था। तो गांधी जी जब चंपारण में हालात को पढ़ा, वहां के खत को देखा, राजकुमार शुक्ल के खत को देखा, तो गांधी जी ने विचार किया कि ठीक है। जब गांधी जी
भारत आ रहे थे, जब गांधी जी भारत में आगमन कर रहे थे, उस समय अंग्रेजी सैनिकों ने गांधी जी को भारत आने से रोक दिया। जब अंग्रेजी सैनिकों ने भारत आने से गांधी जी को रोका, जब 1915 की बात है, गांधी जी जब भारत आ रहे थे, गांधी जी जब भारत आ रहे थे, गांधी जी जब भारत आ रहे थे, तब अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा उन्हें रोक लिया गया। तब अंग्रेजी सैनिक जब उन्हें रोके और उन्हें कहे कि आप नहीं जा सकते हैं भारत, गांधी जी पूछते हैं आखिर क्यों नहीं जा सकते हम? तब गांधी जी सरकार को याचना पत्र लिखते हैं, भारत जाने की, कहते हैं कि मुझे भारत जाना है, मुझे चंपारण जाना है। जब चंपारण के सैनिकों ने रोक लिया कि आप नहीं जा सकते हैं, तब गांधी जी याचना पत्र लिखते हैं। गांधी जी सरकार को, वर्तमान सरकार जो वहां के थे, सरकार को याचना पत्र लिखे कि मुझे जाना चाहिए। सरकार चूंकि गांधी जी को उस समय सरकार के द्वारा गांधी जी को उस समय शांत पुरुष समझा जाता था। क्योंकि गांधी जी हिंसा से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं था। वह हिंसा से दूर तक उनका कोई कनेक्शन नहीं था। वह गांधी जी कभी मार झगड़ा में पड़े ही नहीं थे। गांधी जी कभी नहीं सोचते थे कि हम मार झगड़ा करके मुझे देश में रहना। जब गांधी जी को रोका, याचना पत्र दिया, सरकार उसे मंजूरी दी। सरकार उसे मंजूरी दे दिया। सरकार उन्हें मंजूरी दिया। सरकार मंजूरी दे दिया कि आप जा सकते हैं, लेकिन मंजूरी दे दिया कि आप जा सकते हैं, परंतु आप सरकार समझ रहे थे कि गांधी जी कुछ कर नहीं सकते हैं। गांधी जी भोले इंसान है। गांधी जी तो एकदम सरकार के नजरों में तो अच्छे इंसान थे, मतलब वास्तव में वो अच्छे थे, शांत थे। वो अंग्रेज के खिलाफ कुछ बातें नहीं निकाल रहे थे। जब तक वह वकालत किए, तब तक भारत देश के आजादी के लिए ऐसी कुछ व्यवधियां, ऐसी कुछ विचार मन में नहीं रखे। गांधी जी जब चंपारण पहुंचे, राजकुमार शुक्ल के करीब आए, राजकुमार शुक्ल जब उनके सामने गए, तो वहां उनकी मुलाकात, गांधी जी की मुलाकात चंपारण में, गांधी जी की मुलाकात चंपारण में
ब्रज किशोर प्रसाद से हुए, ब्रज किशोर प्रसाद से हुए। ब्रज किशोर आप जानते होंगे, ब्रज किशोर वही ब्रज किशोर जो छात्र आंदोलन करने वाले जयप्रकाश नारायण के पत्नी के पिताजी थे। तो ब्रज किशोर प्रसाद से मिले, वहीं पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मिले। हालांकि उस समय देश आजाद नहीं था तो राष्ट्रपति तो थे नहीं, परंतु अभी हम नाम लिए इसलिए हम बोल दिए। वहां जाने के बाद जब राजकुमार शुक्ल को कहा कि आखिर क्या बात है, क्यों मुझे बुलाया गया है, तो राजकुमार शुक्ल जी कहते हैं गांधी जी को कि गांधी जी एक बार आप उस चंपारण के उस बगान में चलिए जहां के किसानों के पे अत्याचार की जा रही है, वहां की दुर्दशा को देखिए, वहां के स्थिति को देखिए, समझिए, एक बार बस जाके देखिए वहां के किसान किस कदर मुकर रही है, कैसे बेमौत मर रही है, आत्महत्या कैसे कर रही है। जब गांधी जी वहां निकले, बगानों के तरफ निकले, तो वहां गांधी जी जब बगानों के तरफ निकले तो वहां देखे कहीं खेतों में लाश की ढेर पड़ा हुआ, कहीं खेत के करीब अर्ध जला अर्ध लाश पड़ा हुआ, कभी पेड़ों पर लटकता हुआ दिखा। गांधी जी तो अब जितना आगे बढ़ रहे थे, गांधी जी के मन में बस एक ही विचार आ रहे थे कि इतने दयनीय स्थिति आखिर क्यों किया जा रहा है हमारे देशों में। जब गांधी जी और आगे निकले, जब बगान तक पहुंचे, बोले कि यहाँ के क्या बात है, क्या दुविधा है किसानों का, स्थिति देखो, क्या कहीं इधर लाश है, कहीं इधर किसानों को मारा जा रहा है, कहीं इधर पिटा जा रहा है, क्या। तब राजकुमार शुक्ल कहते हैं कि गांधी जी ये जो बगान दिख रहा है आपको, ये बगान मालिकों के द्वारा, जो वहां जो बगान मालिक है उनके द्वारा किसानों पे इतनी ना अत्याचार हो रही है जिसकी आप चर्चा करें तो आपको मैं प्रत्येक किसान से मिलाता हूं। जब किसान के पास गांधी जी गए जाते हैं तो गांधी जी किसान के पास जाते ही वहां के किसानों से पूछे तो वहां देखा कि बगान मालिक जो है, वहां जो बगान मालिक है वो जबरन नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे, नील की खेती करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। जबरन किसानों से नील की खेती करवाया जाता था। जब गांधी जी वहां पर देखे कि किसानों को एक प्रणाली लगा करके, जिसका नाम था 3 कथिया प्रणाली, जिसे हम लोग 3x20 की प्रणाली, 3x20 की प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग 3x20 की प्रणाली से भी जानते हैं। यह भारतीय किसानों यानी चंपारण के किसानों पे यह प्रणाली लगाया गया था। जब देखा ऐसी दुर्दशा, कहा कि ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि गांधी जी तो आपको पता है उस समय वकील थे, और वकील तो पूरा व्याख्या सहित लेते हैं आपसे। जब गांधी जी को कहानी सुनाया गया कि एक समय कुछ दिन पहले 1913 की बात बता रहे हैं, 1913 और 14 में जर्मनी के द्वारा
जब बागान मालिकों को नील की मांग बढ़ा दिया गया, अधिकतम कर दिया गया, उतनी उत्पाद नहीं थी हमारे चंपारण में, उससे कहीं ज्यादा जर्मनी की मांग हो गई। अब कहां से बागान मालिक उनको देते? तो बागान मालिक सबों किसानों को इतना ना मुनाफा का लालच दे दिया, लालच के चक्कर में सभी किसान फंस गए, क्योंकि लालच बुरी बला है, मरता क्या ना करता। जब किसान लालच में पड़ गए, वहां बागान मालिकों के द्वारा बताया गया कि जितना मुनाफा आपको चाहे उतना मुनाफा हम देंगे, क्योंकि मेरी जितने नील की उपज होगी उतनी ज्यादा जर्मनी द्वारा ले लिया जाएगा। अब अगल बगल के कुल उनके पास उस बागान में लगभग बात करें तो 373 मजदूर किसान काम कर रहे थे। उस बागान में 373 किसान काम कर रहे थे, किसान थे। बगल अगल से भी उन्हें बुला लिया गया कि जितने ज्यादा नील की खेती होगी, जितने ज्यादा नील की उपज होगी उतना ज्यादा मुनाफा होगा। लालच में सभी किसान पड़ गए, नील की खेती करने के लिए शुरुआत कर दिए। परंतु जब कर्जा ले लेकर के जमींदारों का किसान सब नील की खेती करने लगे। जब नील की खेती पूर्ण हो गई, जर्मनी के द्वारा मौके पर बागान मालिक को धोखा दिया गया। जर्मनी नील लेने के लिए मना कर दिया कि मुझे नील नहीं चाहिए। अब तो यहां किसान नील कर चुके थे, बागान मालिक क्या करते? इधर किसान ना इधर का था ना उधर का था। किसान का स्थिति अब ऐसी नाजुक हो चली थी, जब वो सुना कि मेरी नील जो उपज हुई है वो नहीं बिकने वाली है, तब तो किसान की स्थिति में ऐसी गिरावट आ गई, वो इतने कमजोर पड़ गए कि कई किसान तो आत्महत्या करने लगे। अब बागान मालिक देखा कि भाई अब ये किसान सब अब बागान मालिक से पैसा लेने लगे कि भाई नील मेहनत की मजदूरी दो। मजदूरी तो भाई मेहनत किया तो मजदूरी तो बनता उनका, और बागान मालिक का जो नील थी वो बिका नहीं, वो मजदूरी देंगे कहां से? ऐसे परिस्थिति में जो बागान मालिक थे वह, क्योंकि पहले से ही ये अंग्रेजवा जो है बहुत खचरा है, वह शुरू से जब से देश में आए तब से उनके मन में एक ही चीज चलता रहा है कि पहले तोड़ दो फिर राज करेंगे, और वही हमेशा से करते आ रहा। उस समय भी कहा कि ये किसान सबको भगाने का कोई रास्ता नहीं है। तब उन्होंने क्या किया कि चंपारण में उस बागान में एक प्रणाली लगा दिया, जिसका नाम था 3 कथिया प्रणाली। अभी हम बताए थे 3 कथिया प्रणाली। अब उसमें जो ये 3/20 का जो बात थी, अब उससे किसान को स्थिति खराब। किसान क्या करे? भाई साहब ये तो कर्जा ले करके खेती किया, नील की खेती कर दिया, अब ये कहां से देंगे? इतना में कैसे उनका रोजी चलेगा, कैसे परिवार चलेगा? अब वह बागान मालिकों के द्वारा सीधे धमकी दिया जा रहा था कि यार इतना करना पड़ेगा आपको, 3 कथिया प्रणाली के अनुसार खेती करना पड़ेगा, नहीं करने पर उसे जबरदस्ती मारा जाता था।
उसे घसीटा जाता था, जबरदस्ती खेतों में उसे रौंदा जाता था। इसको देखते हुए किसान आत्महत्या करने लगे, मजबूरन धरना देने लगे, मजबूरन बैठने लगे। किसान का कोई सुनने वाला नहीं था। तब जाकर के राजकुमार गांधी जी को बुलाए थे। ये बात जब गांधी जी सुने कि राजकुमार शुक्ल कहे, गांधी जी से बोले कि आप चाहते हैं कि देश के किसान यानी चंपारण के किसान यूं ही मरता रहे, तो आप किसान छोड़ दीजिए। लेकिन प्रतिदिन कोई ना कोई किसान आत्महत्या करता था। ये कोई देश के आम आदमी भी कैसे बर्दाश्त कर सकता था। हम आप कोई भी इस समय को अगर इस समय रहते तो ये चीज नहीं देख सकते थे कि हमारे बगल में कोई आत्महत्या कर रहा, हम कैसे उसे करने दे। तब गांधी जी ने वहां के सरकार को, सरकार से विनती किया, सरकार से आग्रह किया कि यहाँ के जो स्थिति है उसमें सुधार आनी चाहिए। अब इसके लिए केस गांधी जी सोचे कि इसके लिए संज्ञा दर्ज करावे। अब क्या करे, तो गांधी जी ने वकालत किए थे, तो गांधी जी ने एक दस्तावेज निकाला, पर्चा निकाला, पेन निकाला, उसमें स्याही आते थे, स्याही निकाला और चंपारण के गली गली में, चंपारण के घर घर में जाकर के वहां के स्थितियों का ब्यौरा लेते थे, वहां के स्थितियों के जानकारी लेते थे। जब ये जानकारी इकट्ठा करके गांधी जी बगान मालिकों के खिलाफ सरकार को खत लिखे। उसमें गांधी जी सरकार के समक्ष दो शर्त रखी। पहला शर्त यह था कि तीन कथिया प्रणाली की अंत हो। तीन कथिया जो प्रणाली है, तीन कथिया जो प्रणाली है उसकी अंत हो जाए। दूसरा शर्त ये रखा कि किसानों के द्वारा, किसानों से जो मालगुजारी या लगान जो लिया जाता है, जो किसानों से जो लगान लिया जाता है वो 25% हो बस। अब गांधी जी की ये बात, ये सरकार मंजूरी दे दी, परंतु सरकार एक शर्त रखी कि अगर इस पूरे हादसे में, पूरे घटना में अगर गांधी जी दोषी पाए जाएंगे तो उन्हें चंपारण छोड़ के हमेशा के लिए जाना होगा। गांधी जी बोले ठीक है, मंजूरी दे दी। अब यहां सरकार के तरफ से एक समिति गठित हुआ। वो समिति जांच करने जब आई तो वहां के किसानों का स्थिति जब परिहास से हुआ, जब बताया गया, जब देखा, तब सरकार के तरफ से गांधी जी को इस सत्याग्रह का, ये जो गांधी जी शुरुआत किया था, इसे गांधी जी को सफलता दी गई, जिसमें ये जो तीन कथिया प्रणाली था उन्हें रद्द किया गया। वही किसानों से जो लगान वसूलत किया जाता था, अब उसे मात्र 25% देना था। उस पर किसान राजी हो गए। किसान राजी हुए या ना हुए, पर महात्मा गांधी किसानों को मना लिए। अब किसान खुश, गांधी जी को सफलता मिल गई। गांधी जी को सफलता तो मिल गई, उतना ही नहीं, गांधी जी जब ये दोनों छोड़ दिए, जब ये दोनों सरकार के अधिकार जब महात्मा गांधी पे आ गए, जब महात्मा गांधी जी को ये अधिकार मिल गए, जब वहां के किसानों को ये अधिकार मिल गया, ये बात देखकर मकान मालिक के होश उड़ गए।
और आप लोग जानते हैं ना, कहते हैं ना कि कभी भी अच्छे इंसानों के साथ हद से ज्यादा बदसलूकी मत कीजिए। अच्छे इंसानों के साथ हद से ज्यादा बदसलूकी मत कीजिए, क्योंकि धारदार हथियार तभी बनता है जब कच्चे कांच टूटने पर। वहां के किसान अब थोड़ा सा खुश हुआ क्योंकि गांधी जी सरकार तो कभी समझे ही नहीं थे। उन्हें समझ रहे थे गांधी जी सत्याग्रह करेंगे, नहीं नहीं, गांधी जी तो एकदम सत्यवादी है, अहिंसा के पुजारी है। अब यहां से गांधी जी की सत्याग्रह की शुरुआत हुई, चंपारण की विजय हुई, चंपारण की किसानों के में सुधार आई। यह देखकर वहां के जो बगान मालिक थे वो शर्म के मारे, लज्जा के मारे उसी दशक में 10 साल के अंदर ही, 10 साल में मतलब 7-8 साल में चंपारण की धरती को छोड़ पर आ गया, भाग गया। और वहां के किसान में बदलाव आया, वहां के किसान की स्थिति में धीरे धीरे शुरुआत आई। यह देखकर गांधी जी की मनोबल तो थोड़ी बढ़ी थी। उधर अहमदाबाद में मिल मजदूरों को द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था, अब वहां गांधी जी की याद की गई और गांधी जी को वहां बुलाया गया। अब गांधी जी उधर निकले। यही जो सत्याग्रह था, ये गांधी जी का एक तो प्रथम सत्याग्रह था जिन्हें कई नाम से जाना गया। पहले हम लोग बात करेंगे, इसे कई नाम से जाना गया। देखिए, इस सत्याग्रह गांधी जी का जीवन का पहला सत्याग्रह, और इतना ही नहीं, ये सत्याग्रह गांधी जी के जीवन को, महात्मा गांधी जी के जीवन को उस किरदार पे पहुंचा दिया जहां से उसकी चर्चाएं भारत में होने लगी। उससे चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जिसका नाम चंपारण सत्याग्रह जिसका नाम चंपारण आंदोलन, राजकुमार शुक्ल का आंदोलन, राजकुमार शुक्ल का आंदोलन, किसान आंदोलन आदि नामों से यह आंदोलन, यह सत्याग्रह को जाना गया। यह आंदोलन, यह प्रथम ऐसा जन आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी जी को आते ही विजय प्राप्त हुई। वहां से महात्मा गांधी जी की कहानी शुरू हुई। महात्मा गांधी जी की जो अगुवाई वाली देश थे, महात्मा गांधी जी वहां से अपने आंदोलन में सफल हुए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को चंपारण सत्याग्रह समझ में आया होगा। ये कहानी, चंपारण की जो कहानी थी, ये समझ में आया होगा। हम अगले दिन बात करेंगे बच्चों। अभी आप जो देख रहे हैं वीकेएस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, लाइव सेशन में देख रहे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, सभी को बता दूं कि ये वीकेएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आप, जिससे मुझे और अन्य सर के माध्यम से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगले दिन की हम चर्चा करेंगे। तो अगले दिन जब चर्चा होगी तो हम उस बलिदानी की बात करेंगे, उस घटना की बात करेंगे जो जिसे अमृतसर अगले दिन के क्लास में बच्चों हम अमृतसर का नरसंहार पढ़ेंगे। आखिर अमृतसर का नरसंहार क्या था जिसे जालियांवाला बाग के नाम से जाना गया, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। यह 1919 की घटना है, 1919 की जालियांवाला
बाग। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे जालियांवाला बाग। तब तक के लिए आप लोग से विदा। यूं ही दिन बने रहे, अच्छा रहे आप लोगों का। जुड़े रहिए हम लोगों से, जुड़े रहिए हमसे। यूं ही मेरा उद्देश्य है शिक्षा को जागृत करना। यूं ही हम बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। यदि समझ आ रही हो तो उम्मीद करते हैं आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन करेंगे और इस क्लास को जीके जीएस जो आपको काम आने वाली है, याद रखिए ये जो क्लास है मेरी वो आपको काम आने वाली है। एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, 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 यूपीपीएससी, बीएसएससी, ये सभी या रेलवे अन्य जो सरकारी एग्जाम है उसमें आपको काम आने वाली है। तो इस क्लास को ना भूलेंगे। वैसे ही क्लास आपको हम ऐसे ही कहानी के माध्यम से बताते चलेंगे। कहानी के माध्यम से आप समझेंगे, जिसे समझने में आसानी होगी। और आप बने रहिए, आप बने रहेंगे, लाइव सेशन में आते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, ऐसे ही दे दनादन चलते रहिए। जाने से पहले कहेंगे कि उम्मीद रखो। और आप लोग सुने होंगे कि हमेशा उम्मीद रखने वाले को जीत की उम्मीद रखने वाले की जीत होती है। आप हमेशा जीत की उम्मीद रखें। ठीक है, नमस्कार, आदाब, विदा लेंगे। अगले दिन पुनः हम लोग आपसे मिलते हैं, हम अगले दिन के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।